सिर्फ तेरा इंतजार। तो कहानी शुरू होती है। भाई देख, सीन चालू होता है कॉलेज की लाइब्रेरी में। माहौल एकदम ठंडा, एसी की हवा में सब किताबों में घुसे पड़े हैं। पर वहीं कोने में बैठी होती है अपनी हीरोइन यूनसू, सीधी सादी, बिन मेकअप वाली, बस किताबों से प्यार करने वाली लड़की। कोई देखे तो बोले ये तो क्लास की टॉपर निकलेगी। अब यूनसू जा रही थी किताब उठाने। जैसे ही वो शेल्फ की तरफ बढ़ी, धड़ाम, एक जोरदार टक्कर हुई। सामने से आता है बंदा, स्टाइल से पूरा अगला रणबीर कपूर। नाम है उसका मिनजून। बाल बिखरे, कान में हेडफोन, कॉलर खड़ा और चाल में कड़क अंदाज। बंदा एकदम स्टड, कॉलेज की आधी लड़कियों का क्रश और बाकी आधी जलने वाली। अब जैसे ही दोनों की टक्कर हुई, किताबें उड़ के गिरी नीचे और इन दोनों की नजरों का कांटेक्ट हो गया। भाई टाइम वहीं थम गया, जैसे कोई स्लो मोशन मूवी चल रही हो। यूनसू की आंखें खुली की खुली और मिनजून थोड़ी देर देखता रहा, फिर झुक के बोला, ओ सॉरी यार, दिखा नहीं तू सामने थी। तू हमेशा यहां आती है क्या? यूनसू तो एकदम ब्लश कर गई, मतलब गाल टमाटर हो गए। वो बोली, कुछ नहीं, बस सर झुकाया और किताबें उठाने लगी। पर भाई, उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। दिल धक धक ऐसे बज रहा था जैसे डीजे लगा हो सीने में। मिनजून भी थोड़ा गड़बड़ा गया। वो सोच रहा था, यार ये कौन है? इतनी सीधी लड़की, लेकिन आंखों में कुछ कशिश है। उसने भी 2-3 किताबें उठाई, फिर थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। पर निगाहें उसी यूनसू पे टिकी रहीं। अब यूनसू बैठ गई पढ़ने, पर पन्ना पढ़े या नहीं, वो बार बार अपनी नजरें घुमा के देख रही थी। कौन देख रहा है भाई? और हां, दिल दोनों का थोबड़ा खिला रहा था। पहली बार यूनसू को किसी की नजर अच्छी लगी थी और पहली बार मिनजून को किसी लड़की में सुकून दिखा था। उस दिन लाइब्रेरी में जो टक्कर हुई ना भाई, वो टक्कर नहीं थी, वो प्यार की पहली चिंगारी थी। अब क्या होगा? मिनजून करेगा अगला कदम या फिर यूनसू की कहानी वहीं रुक जाएगी? अब सीन कटता है कॉलेज के अगले दिन पे। यूनसू फिर से अपनी फेवरेट लाइब्रेरी में आई, वो भी पहले से ज्यादा सज धज के। बाल खुले, थोड़ा हल्का मेकअप और नई फ्रेम वाला चश्मा। मतलब दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद तो थी कि आज वो फिर दिखेगा। और किस्मत देख, मिनजून भी वहीं पहुंचा, हाथ में कॉफी, कान में हेडफोन और आंखों में वही पुराना स्टाइल। लेकिन आज उसकी चाल में थोड़ा स्लो मोशन था, मतलब बंदे का भी दिल धक धक कर रहा था। मिनजून सीधा पहुंचा उसी टेबल पे जहां यूनसू बैठी थी। उसने थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे वाह, आज फिर किताबों से मिलने आई हो या मुझसे? यूनसू ने पहले तो इग्नोर मारा, लेकिन भाई चेहरे पे स्माइल छुपाए नहीं छुप रही थी। वो बोली, अगर तुम्हें पढ़ने में इंटरफेयर करना अच्छा लगता है तो तुम यहीं बैठो। मतलब सीधी सादी लड़की ने आज थोड़ा टशन में जवाब दिया। मिनजून ने भी कुर्सी खींची और बोला, चलो आज पढ़ते हैं, लेकिन पहले नाम तो बताओ। यूनसू ने धीरे से बोला, यूनसू, और फिर पूछा, तुम्हारा? अब मिनजून थोड़ा स्टाइल में बोला, नाम से क्या करोगी, दिल तो पहले ही दे दिया लगता है। भाई, यूनसू का चेहरा एकदम लाल, लेकिन गुस्से से नहीं, प्यार वाले शर्म से। वो बोली, ज्यादा मत उड़ो, किताब पढ़ो। अब दोनों ने पढ़ाई चालू की, लेकिन आंखें पन्नों पर कम और एक दूसरे पर ज्यादा घूम रही थी। लाइब्रेरी का टाइम ऐसा लग रहा था जैसे प्यार की क्लास चल रही हो। कोई टीचर नहीं, बस 2 स्टूडेंट्स और एक अधूरी लव स्टोरी की शुरुआत। मिनजून बार बार छोटी छोटी बातें कर रहा था, जैसे पेन मांगना, बुक शेयर करना और कभी कभी उसका नोटबुक देखकर तारीफ करना। वाह, तेरी हैंडराइटिंग तो दिल चुरा ले। यूनसू भी अब ओपन हो रही थी। धीरे धीरे उसका डर, शर्म और साइलेंस सब गायब हो रहा था। वो हंसने लगी थी, बोलने लगी थी और पहली बार किसी के साथ वक्त अच्छे से बिता रही थी। लाइब्रेरी की खामोशी अब रोमांस की हल्की धुन बन चुकी थी। मिनजून का स्टाइल और यूनसू की सादगी, दोनों का कॉम्बो एकदम बवाल था। छोटे छोटे पल, छोटी छोटी हंसी और वो एक दूसरे की आंखों में छुपी बातें, सब कुछ धीरे धीरे दिल को छू रहा था। अंत में जब लाइब्रेरी बंद होने का टाइम आया, मिनजून बोला, कल भी यहीं मिलेंगे ना? यूनसू ने पहली बार बिना सोचे बोला, शायद हाँ। और भाई, उस शायद में इतनी मिठास थी कि मिनजून का दिन बन गया। तो भाया, प्यार की गाड़ी चल पड़ी है। पहले टक्कर, अब टाइम पास और अगली बार शायद पहला डेट।
अब सीन चालू होता है अगले दिन कॉलेज के बाद। यूनसू क्लास से निकलने ही वाली थी कि तभी उसे मोबाइल पर नोट आया। तू पढ़ती बहुत है, चल आज तेरी छुट्टी कराते हैं, एक कॉफी डेट मुझ पे। मिनजून का मैसेज। यूनसू पहले तो शर्मा गई, फिर बोली, ओ ये झकास, मैं पढ़ने आई हूं, डेट पे नहीं। लेकिन भाई दिल तो कब का तैयार था। उसने ना करते करते भी ठीक है आधे घंटे के लिए बोल ही दिया। अब मिनजून अपनी बाइक लेकर पहुंच गया कॉलेज गेट पर। काला जैकेट, हाफ स्माइल और वो स्टाइल जो 90 के हीरो को भी शर्मा दे। यूनसू आई, बाल खुले, सादी सी ड्रेस, लेकिन दिलों की धड़कन तेज कर देने वाली सादगी के साथ। मिनजून बोला, हेलमेट ले ले, नहीं तो मेरा दिल फुल स्पीड में धड़कता रहेगा। यूनसू हंसी, हेलमेट पहना और बैठ गई बाइक पर, पहली बार किसी लड़के के पीछे। बाइक चली और हवा में प्यार तैरने लगा। सीधा पहुंचे एक छोटे से कैफे में जहां मिनजून रोज अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता था। लेकिन आज जगह भी नई लगी और कॉफी भी स्पेशल। कैफे में बैठते ही मिनजून बोला, तेरे जैसा साइलेंट लड़की को देख के दिल कह रहा था कुछ तो बात है। यूनसू ने भी टपोरी जवाब मारा, दिल कहता है मगर दिमाग मना करता है। मिनजून हंसा, बोला, दिमाग की मत सुन, दिल को फॉलो कर, जैसे मैं कर रहा हूं। अब दोनों ने कॉफी ऑर्डर की। दोनों के हाथ छू गए एक ही मेन्यू उठाने में, और भाई वहीं से बिजली सी दौड़ गई दिल में। यूनसू बोली, तुम हमेशा ऐसे ही बात करते हो लड़कियों से? मिनजून बोला, नहीं बेबी, तू पहली है जिससे दिल सच में फिसल गया है। थोड़ी देर बाद माहौल हल्का हो गया। दोनों अपनी अपनी बातें करने लगे। यूनसू अपनी फैमिली, पढ़ाई और सपनों के बारे में बता रही थी। मिनजून सुन रहा था और पहली बार किसी की बातें उसे अच्छी लग रही थी। यूनसू भी हैरान थी। ये लड़का जो पहले सिर्फ स्टाइल मारता दिखता था, उसके अंदर भी कुछ सच्चा और गहरा था। एक इंसान जो दिखावे से हटके असली जुड़ाव चाहता है। कैफे से निकलते वक्त मिनजून ने बोला, कल फिर मिलना। यूनसू ने मुस्कुराते हुए कहा, तू बुलाएगा तो आऊंगी। मिनजून, ओए, अब तो तू दिल की चाबी थमा चुकी है, रोज बुलाऊंगा। तो भैया, पहली डेट हो गई सेट, दिल भी हिला, कॉफी भी मिली और अब तो लाइन सीधी दिल की गली में घुस गई है। बोल, अगला भाग 4 ठोकूं? इश्क अब सीरियस मोड पे जाने वाला है। भाई, अब कहानी सीधी इमोशनल गली में उतर रही है। अब सीन चालू होता है अगले कुछ दिनों के बाद। यूनसू और मिनजून की लाइब्रेरी मीटिंग्स अब डेली रूटीन बन चुकी थीं। कॉफी डेट के बाद तो जैसे यूनसू का चेहरा खुलने लगा और मिनजून की बातों में मिठास बढ़ने लगी। हर दिन दोनों की हंसी थोड़ी लंबी, बातें थोड़ी गहरी और नजदीकियां थोड़ी ज्यादा हो रही थीं। अब दोनों सिर्फ लाइब्रेरी या कैफे में नहीं, कैंटीन में भी साथ दिखने लगे। मिनजून बोला करता, तेरे साथ बैठूं तो पूरी प्लेट कम लगती है। यूनसू, ज्यादा मत उड़ो, मैं भूखी रहती हूं तो सब खा जाऊंगी। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज कैंपस एकदम भीग रहा था। यूनसू छतरी लिए बाहर निकली और तभी मिनजून बाइक लेकर सामने आ गया। बोला, आज बारिश में चलें, तू, मैं और ये भीगता आसमान। यूनसू ने पहले तो ना किया, लेकिन फिर बैठ ही गई। बाइक चली और दोनों भीगते हुए पूरे शहर की गलियों में घूमते रहे। कोई गाना नहीं, कोई डायलॉग नहीं, बस बारिश, उनकी हंसी और उन दो धड़कनों की आवाज। मिनजून बोला, पता है यूनसू, तू पहली लड़की है जिससे मैं कुछ बनने का सोचता हूं। यूनसू की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से पूछा, मतलब? मिनजून बोला, मतलब पहले तक बस जिंदगी काट रहा था, अब तेरे साथ जीने का मन करता है। भाई, वो सुन के यूनसू के दिल की जो हालत हुई उसे शब्दों में कहना मुश्किल है। उसने पहली बार महसूस किया, ये लड़का सिर्फ स्टाइल नहीं, दिल का भी साफ है। अब दोनों एक दूसरे से ज्यादा बातें शेयर करने लगे। मिनजून ने बताया कैसे उसके पापा बचपन में छोड़ गए थे, कैसे माँ अकेली पालती रही। यूनसू ने भी बताया कि कैसे उसकी पढ़ाई ही उसका सपना है और प्यार में वो खोना नहीं चाहती। मिनजून बोला, मैं तुझे खोऊंगा नहीं, पर तुझे रोकूंगा भी नहीं। तू उड़ना चाहे तो मैं हवा बन जाऊंगा। उसी रात यूनसू अपने कमरे में बैठी थी। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन दिल थोड़ा डर रहा था, क्योंकि वो जान चुकी थी अब ये प्यार सच्चा है, और जब प्यार सच्चा हो तो खोने का डर भी असली हो जाता है।
इधर मिनजून भी अपने कमरे में अकेला बैठा था। पहली बार उसे किसी के लिए जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि प्यार सिर्फ डेटिंग और कॉफी नहीं होता। प्यार होता है जब तू किसी के लिए बदलने को भी तैयार हो जाए। तो भाई, अब दोनों का प्यार सिर्फ लाइन मारने तक नहीं, अब दिल की गहराइयों तक जा पहुंचा है। लेकिन प्यार जितना गहरा होता है, उतना ही डरावना मोड़ भी आने वाला है। अब तक प्यार एकदम मस्त चालू था। बाइक की राइड, लाइब्रेरी की लाइट और दिल की हर नाइट में एक दूजे का नाम। लेकिन भाई, जिंदगी कब सीधी चली है टपोरी के लिए। जहां इश्क गहराता है, वहीं किस्मत सीटी बजा देती है। सीन चालू होता है। यूनसू को एक स्कॉलरशिप मिलती है, सीधे पेरिस, आर्ट एंड लिटरेचर प्रोग्राम के लिए। मतलब सपना सच। लेकिन साथ में एक शर्त, उसे 2 साल के लिए कोरिया छोड़ना पड़ेगा। यूनसू के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन आंखों में सवाल भी। क्या मिनजून को छोड़ के जाना सही होगा? अब यूनसू ने सोचा, पहले उससे बात करती हूं। वो मिली मिनजून से उसी कैफे में। कॉफी आई, पर बात कड़वी थी। यूनसू बोली, मुझे एक मौका मिला है पेरिस जाने का। मिनजून ने हंसते हुए कहा, तो कब चलना है? मैं बैग पैक कर लूं? यूनसू ने धीरे से कहा, सिर्फ मेरा नाम है उस लिस्ट में। भाई, मिनजून के चेहरे की हंसी वैसे ही गायब हो गई जैसे मोबाइल का नेटवर्क बेसमेंट में। वो चुप रहा, थोड़ी देर टेबल को घूरता रहा, फिर बोला, वाह, तू बहुत बड़ी चीज बन रही है यूनसू। और मैं? यूनसू का दिल तोड़ रहा था, लेकिन मुंह से कुछ नहीं निकला। वो सिर्फ बोली, मैं नहीं चाहती कि तू मेरी वजह से अपने सपनों से दूर हो, और मैं भी अपनी उड़ान रोकना नहीं चाहती। मिनजून ने सिर झुकाया, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तू उड़, मैं वहीं हूं जमीन पे, देखता रहूंगा तुझे। भाई, उस दिन कैफे की कॉफी से ज्यादा कड़वाहट उनके बीच घुल चुकी थी। प्यार था, पर रास्ते अब अलग होने वाले थे। उस रात यूनसू बहुत रोई। वो जानती थी ये उसका सपना था, पर उस सपने में मिनजून की जगह अब खाली थी। उधर मिनजून भी अपने कमरे की दीवार को घूंसे मार रहा था। क्यों आता है प्यार जब जाना ही होता है? अगले दिन यूनसू ने मैसेज किया, माफ करना, मैं जा रही हूं। मिनजून ने रिप्लाई नहीं किया, बस एक फोटोग्राफ भेजा। उन दोनों की पहली बारिश वाली तस्वीर, जिसमें वो भीगे भीगे मुस्कुरा रहे थे। बस भाई, उस दिन से उनके बीच खामोशी बस गई। प्यार अधूरा नहीं था, लेकिन अब दूरी का नाम ले चुका था। अब तू सोच रहा होगा, ये तो लव स्टोरी थी, इसमें दर्द कहां से घुस आया? तो भैया, प्यार जब सच्चा होता है ना, तो हर जुदाई उसमें आग सी लगाती है। बोल, भाग 6 सुनाऊं? अब जाने से पहले वाली आखिरी मुलाकात होने वाली है, जो दिल हिला के रख देगी। लो भाई, पकड़ ले दिल की नसें, क्योंकि अब स्टोरी सीधा इमोशनल बम फोड़ने वाली है। कभी न लौटने वाला प्रेम का अब सीन सेट होता है यूनसू के जाने वाले दिन। स्टेशन का माहौल भारी है, ठंडी हवा, भीड़ का शोर और बीच में यूनसू का दिल, जो अंदर ही अंदर चीख रहा है। उसने मिनजून को कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानती थी, अगर एक बार वो सामने आ गया तो उसका जाना मुश्किल हो जाएगा। पर भाई, जो सच्चा टपोरी आशिक होता है ना, वो बिना बुलाए आ जाता है, टाइम से, दिल से। यूनसू ने जैसे ही प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, दूर से एक आवाज आई, ए यूनसू, तू तो हीरोइन निकली बे। घूम के देखा, मिनजून खड़ा था, वही पुराना ब्लैक जैकेट और हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट। यूनसू की आंखें भर आईं। तू क्यों आया? मिनजून मुस्कुराया, तू जा रही है और मैं तुझे बिना हक के कैसे जाने दूं? दोनों कुछ पल खामोश खड़े रहे। फिर मिनजून ने वो गिफ्ट बढ़ाया। छोटा सा डायरी था, उसके पहले दिन से लेकर आज तक के सारे मोमेंट्स लिखे हुए। यूनसू ने जैसे ही पन्ने पलटे, हर लाइन एक तस्वीर बनकर आंखों के सामने तैरने लगी। पहली बार मिली थी लाइब्रेरी में, पहली बार बाइक पे बैठी थी, पहली बारिश और पहली लड़ाई। यूनसू ने पूछा, तू ऐसे क्यों है? मिनजून बोला, क्योंकि तू वैसे है जो दिल में बैठ गई और निकलती नहीं। ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हुई। अब पल और भारी हो गए। यूनसू की आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैं ना जाती। मिनजून ने धीरे से उसका चेहरा पकड़कर कहा, काश मैं तुझे रोक सकता, पर प्यार का मतलब है तुझे उड़ता देखना, गिरते नहीं।
फिर यूनसू ने उसके गले लगकर वो सारा इमोशन बहा दिया जो वो इतने दिनों से रोक रही थी। मिनजून की भी आंखें नम थीं। पर भाई, मर्द रोते नहीं, बस चुपचाप टूटते हैं। यूनसू ट्रेन में चढ़ी, दरवाजे से लास्ट बार मुड़ी। मिनजून ने 2 उंगलियों से सलाम ठोका और बोला, जाबे, दुनिया जीत, पर दिल मेरा यहीं छोड़ गई। ट्रेन चल पड़ी। यूनसू की आंखों से स्टेशन धुंधला हो गया। उधर मिनजून खड़ा था, जैसे किसी ने उसकी रूह को वहीं रोक लिया हो। तो भैया, आज टूटा एक रिश्ता नहीं, आज बिछड़ा 2 दिलों का सपना। अब दूरी शुरू हो गई है, पर क्या वक्त फिर मिलाएगा इन 2 दिलों को? अब कहानी जाएगी अगले मोड़, जहां चिट्ठियां मिलेंगी लेकिन जवाब नहीं। अब यूनसू पेरिस पहुंच गई है, नए शहर में, नए सपने के साथ। चारों तरफ चमक, बड़ी बड़ी इमारतें, अलग भाषा, नया माहौल। पर भाई, दिल तो वहीं कोरिया में अटका पड़ा है, मिनजून के पास। कॉलेज की क्लास चलती है, लेकिन दिमाग हर वक्त उस एक बात में, वो कैसा होगा? क्या उसने खाना खाया होगा? क्या उसने मुझे मिस किया होगा? एक दिन यूनसू ने सोचा, अब और नहीं सहा जाता, उसे चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। तो उसने एक प्यारा सा लेटर लिखा। तू कैसा है? वहां सब ठीक है ना? तेरी मुस्कान की आदत हो गई है, यहां वो हंसी नहीं दिखती। मैं यहां तो हूं, पर मेरा दिल तेरे पास ही है। उसने चिट्ठी पोस्ट की। वो उम्मीद में थी कि जवाब जल्दी मिलेगा। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता बीता, कोई चिट्ठी वापस नहीं आई। यूनसू ने फिर लिखा, मैं जानती हूं तू गुस्से में होगा, पर प्लीज बस एक बार बता दे कि तू ठीक है। लेकिन जवाब फिर भी नहीं। अब यूनसू रोज पोस्ट बॉक्स तक दौड़ती थी, जैसे कोई छोटा बच्चा चॉकलेट ढूंढता है, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटती। उधर मिनजून की दुनिया अलग ही साइलेंस मोड में थी। वो हर दिन चिट्ठी पढ़ता। हाँ, यूनसू की चिट्ठियां उसे मिलती थीं, पर जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो खुद से लड़ रहा था। क्या मैं उस लायक हूं? क्या मैं उसके सपनों का हिस्सा बन सकता हूं? उसका आत्मविश्वास हर चिट्ठी के साथ और गिरता जा रहा था। वो सोचता, अगर मैं जवाब दूंगा तो वो वापस पलट के आएगी, और मैं नहीं चाहता कि वो अपने सपने को छोड़ दे। भाई, ये वही प्यार है जो छोड़ के भी साथ रहता है, जो मिल के नहीं, दूर रह के सच्चा बनता है। यूनसू अब धीरे धीरे खुद को संभालने लगी थी, पर चिट्ठियों का इंतजार अब भी वैसा ही था। हर सुबह पोस्ट बॉक्स को देखना, हर रात आंसू में तकिए से बातें करना। कभी कभी वो खुद से बोलती, शायद वो मुझे भूल गया। फिर खुद ही थप्पड़ मार के कहती, नहीं बे, उसका प्यार झूठा नहीं था। उधर मिनजून भी चैन से नहीं बैठा था। वो उसके पुराने लेटर्स पढ़ता, उसकी तस्वीरें देखता, और फिर हर बार कलम उठाता, लेकिन खत लिखते लिखते फाड़ देता। भाई, ऐसा दर्द है ये, जहां दोनों का प्यार जिंदा है, पर दोनों चुप हैं, अपने अपने सपनों की आग में जलते हुए। तो अब सीन ये है, चिट्ठियां आती हैं मगर जवाब नहीं आता। प्यार बाकी है पर जुबान बंद है। दिल धड़कता है पर दोनों रास्तों पर चल रहे हैं, उलट दिशा में। अब आएगा एक नया मोड़, जब यार की यादों से एक खत मिलने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अब आ गया है वो सीन जो दिल में चुभेगा, पर आंखों से आंसू की जगह यादें बहा देगा। अब यूनसू पेरिस में 8 महीने से है। वक्त बीत रहा है, पर उसके लिए हर दिन वैसा ही है। वही पुराने गाने, वही कॉफी का फ्लेवर, और वही दिल का खालीपन। कभी कभी वो अपनी अलमारी खोलती है, और उसके अंदर जो एक छोटा सा बक्सा है, जिसमें उनकी तस्वीरें, पुरानी टिकटें और चिट्ठियां रखी हैं। एक दिन वो बक्सा गिर गया, सारी चीजें बिखर गईं, और तभी एक पुराना खत बाहर निकल आया। एक ऐसा खत जो शायद यूनसू ने कभी खो दिया था, या मिनजून ने भेजा था, पर बहुत देर से पहुंचा। यूनसू ने कांपते हाथों से वो खत खोला, और पढ़ते ही आंखें भर आईं। यूनसू, मैं जानता हूं तू मुझसे दूर जा रही है, पर तू सिर्फ शहर से दूर जाएगी, दिल से नहीं। मैं तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरा उड़ना जरूरी है। पर एक बात कह दूं, तू जहां भी होगी, मेरी दुआ तेरे साथ होगी। तेरा मिनजून। भाई, यूनसू की आंखों से आंसू ऐसे निकले जैसे बारिश के बादल फट पड़े हों। उसने खुद से पूछा, अगर ये खत मुझे पहले मिल जाता तो क्या मैं रुक जाती? उस रात यूनसू ने वो खत अपने तकिए के नीचे रखा और दिल से मिनजून को आवाज दी, तू है ना अब भी वहीं, इंतजार में?
उधर मिनजून की जिंदगी एकदम साइलेंट फिल्म बनी हुई है। काम पे जाता है, घर आता है, कुछ खाता नहीं, बस अपनी दुनिया में गुम। एक दोस्त ने पूछा, भाई तू इतना शांत क्यों हो गया? मिनजून बोला, क्योंकि मेरी आवाज अब सिर्फ उसके खतों में गूंजती है। लेकिन अब जब यूनसू को वो खत मिला है तो उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी है। क्या मैं वापस जाऊं? क्या वो अब भी मेरा इंतजार कर रहा है? वो सोचती है, फिर लैपटॉप उठाती है, फ्लाइट चेक करती है और देखती है कोरिया की टिकट अगले महीने की। भाई अब दिल फिर से धड़कने लगा है। इंतजार खत्म होने का टाइम करीब आ गया है, या शायद कोई नया मोड़ आने वाला है। तो बोलो भाई, ये प्यार है कि तपस्या? यादों का एक पुराना खत फिर से सब कुछ हिला गया। अब अगला सीन तैयार है, जहां वापसी की प्लानिंग होगी, लेकिन किस्मत फिर खेलेगी अपना गेम। अब कहानी उस मोड़ पर आएगी जहां मिलने का सपना और टूटने का डर आमने सामने होंगे। यूनसू अपने कमरे में खामोश बैठी थी, हाथ में वो पुराना खत जो मिनजून का आखिरी पैगाम था। कई बार पढ़ चुकी थी, फिर भी हर बार कुछ नया महसूस होता था। वो खत उसके सीने से ऐसे चिपका हुआ था जैसे उसका दिल उसी में धड़क रहा हो। यूनसू की हालत अब वैसी हो गई थी जैसे मोबाइल में बैटरी कम हो जाए और चार्जर ना मिले। क्लास में बैठती, पर दिमाग वहीं मिनजून के चेहरे, उसकी बातों और उन पुरानी गलियों में अटका रहता। लड़कियों के ग्रुप में बैठती थी, पर हंसी नकली लगती थी। सब कहते, तू तो पेरिस आई है बे, मजे कर। और उसका दिल बोलता, कौन समझाए इनको कि मेरा मजा तो कोरिया में ही छूट गया। एक रात यूनसू अपने लैपटॉप पे बैठी, स्क्रीन पे खुला था फ्लाइट बुकिंग वाला पेज। उसने कई बार वेबसाइट खोली और बंद की, जैसे दिल खुद से लड़ाई कर रहा हो। फिर अचानक उसने बोला, बहुत हुआ बे, अब नहीं सहा जाता, और झट से टिकट बुक कर डाली, सियोल वन वे। फ्लाइट वाले दिन यूनसू ने अपना छोटा बैग पैक किया। वो कुछ ज्यादा नहीं ले गई, क्योंकि उसे लग रहा था अगर वो मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो कुछ नहीं चाहिए। एयरपोर्ट पर वो चुपचाप बैठी थी, पर अंदर से उसका दिल ढोल बजा रहा था। फ्लाइट टेक ऑफ हुई और यूनसू की आंखें भर आईं। मिनजून, मैं आ रही हूं बे। सियोल पहुंचते ही हवा बदली बदली लगी। सब कुछ वैसा ही था, वही सड़कें, वही रंग, वही मौसम। बस एक चीज बदल गई थी, यूनसू। अब वो पहले वाली नहीं रही। अब वो जान चुकी थी कि प्यार को भूलना आसान नहीं और उसे ढूंढना जरूरी है। उसने सीधा टैक्सी ली और पहुंच गई पुराने एरिया में। रास्ते में उसकी आंखें हर कोने को ऐसे देख रही थीं जैसे मिन जून किसी भी मोड़ पर खड़ा हो। पहला स्टॉप वो कॉफी शॉप जहां दोनों पहली बार मिले थे। अंदर गई, पर वो नहीं था। फिर गई लाइब्रेरी, वहां भी नहीं। फिर बस स्टॉप, वही बेंच, वही लाइट, सब वैसा पर खाली। अंत में वो पहुंची उस पार्क में जहां पहली बार दोनों साथ बैठे थे। वो वही बेंच, वही झूला, वही कोना, सब कुछ वैसा। यूनसू धीरे से जाकर उसी बेंच पर बैठ गई, आंखें बंद कर लीं और सांस लेते हुए बोली, तू आएगा ना बे? घंटों बैठी रही। लोग आते गए, शाम ढल गई, ठंडी हवा चलने लगी, पर मिनजून नहीं आया। यूनसू के आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने जेब से वही खत निकाला, पढ़ा और फिर आसमान की तरफ देखा। मैं आ गई हूं, अब तेरी बारी है बे। पलट के जाते वक्त उसने एक आखिरी बार उस बेंच को देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या तू अब भी उसे याद रखेगा? यूनसू अब कोरिया आ चुकी थी। 4 दिन हो गए, लेकिन मिनजून का कोई अता पता नहीं। हर दिन वो उसी बेंच पर जाकर बैठती, घंटों तक उसका इंतजार करती। फोन नंबर बंद, सोशल मीडिया गायब, कोई कॉमन दोस्त भी नहीं मिल रहा। दिल जैसे रोज टूटकर फिर जुड़ता था और फिर से टूट जाता। 5वें दिन उसने सोचा, अब नहीं, आज आखिरी बार देखने निकलती हूं। अगर नहीं मिला तो मान लूंगी कि वो अब कभी नहीं मिलेगा। यूनसू अपने पुराने कॉलेज के सामने गई। अंदर जाने का मन नहीं था, बस गेट के बाहर खड़ी रही। तभी उसे दूर से एक चेहरा दिखा, लंबा, शांत, नीली जैकेट पहने हुए। मिनजून। दिल धक धक करने लगा, सांसें रुक गईं। वो धीरे धीरे उसके पास गई। मिनजून, उसने कांपती आवाज में कहा। मिनजून ने उसकी तरफ देखा, थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। यूनसू, तू वापस आ गई? यूनसू की आंखें भर आईं। तेरे बिना चैन नहीं आया बे।
मैंने सब छोड़ दिया, बस तुझे देखने आई हूं। मिनजून ने नजरें नीचे कर ली। तू इतनी दूर चली गई थी, मैंने सोचा तू अपने सपनों में बिजी हो जाएगी, तुझे रोकना नहीं चाहता था। यूनसू बोली, पर तुझे जवाब तो देना चाहिए था ना बे। चिट्ठियां भेजी, इंतजार किया, पर तू एक बार भी नहीं बोला। मिनजून ने गहरी सांस ली। मैं खुद से हार गया था यूनसू, मुझे लगा मैं तेरा लायक नहीं रहा। यूनसू पास आई। प्यार में कोई लायक या नालायक नहीं होता बे, होता है तो बस दिल। मिनजून ने उसकी आंखों में देखा। अब तू क्या चाहती है? यूनसू बोली, सिर्फ ये जानना कि क्या अब भी मेरे लिए कुछ बाकी है। मिनजून थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सब कुछ बाकी है, पर मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। यूनसू ने उसकी हथेली पकड़ी। तो क्या हुआ बे, मैं भी वैसी नहीं रही, पर अगर दिल अब भी धड़कता है तो कहानी अब भी अधूरी है। मिनजून की आंखों से एक आंसू गिरा। उसने उसका हाथ थामा और कहा, तो चल इस अधूरी कहानी को फिर से शुरू करते हैं। यूनसू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस बार तू छोड़ के नहीं जाएगा बे। मिनजून बोला, अब तो तू आएगी तो साथ लेकर जाएगी। यूनसू और मिनजून फिर साथ बैठे थे, सालों बाद एक ही बेंच पर। हवा ठंडी थी, पर उनके बीच की खामोशी और भी भारी। यूनसू ने उसकी आंखों में देखा, बोली, सब फिर से शुरू कर सकते हैं ना बे। मिनजून ने सिर झुका लिया, जैसे जवाब अंदर फंसा हो। तू अब भी मुझसे डरता है? यूनसू ने पूछा। मिनजून बोला, डर नहीं, शर्म आती है। तू आगे बढ़ गई, मैं वहीं का वहीं रह गया। यूनसू ने कहा, अगर तू नहीं होता तो मैं भी कुछ नहीं बनती, तू ही था जो मुझे उड़ना सिखाया बे। वो दोनों चुप रहे, जैसे कुछ कहने से ज्यादा समझने की जरूरत हो। यूनसू ने उसका हाथ पकड़ा, धीरे से बोली, तू बोल ना, क्या अब भी मुझसे प्यार करता है? मिनजून ने नजरें उठाईं, आंखें नम थीं। हर दिन किया है, लेकिन अब तुझे खोने से डरता हूं। यूनसू बोली, इस बार मैं कहीं नहीं जाने वाली बे, अब हम दोनों साथ हैं। मिनजून ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। एक हल्की सी राहत उसके चेहरे पर दिखी। तो फिर चलें कहीं? उसने पूछा। दोनों पुराने झूले तक गए, जहां पहले हंसी ठिठोली होती थी, अब बस यादें थीं। याद है तू यहां पहली बार मुझ पे चिल्लाई थी? यूनसू ने पूछा। और तूने आइसक्रीम फेंक दी थी मुझ पे? मिनजून बोला। दोनों हंसे। पहली बार इतने दिनों बाद दिल से हंसी निकली। फिर यूनसू ने कहा, पर जो बीत गया वो सिर्फ यादें हैं, अब हमें आगे देखना है। मिनजून बोला, क्या सच में हम फिर से साथ रह सकते हैं? यूनसू ने जवाब दिया, अगर दिल आज भी तेरा नाम लेता है तो हां, बिल्कुल रह सकते हैं। फिर दोनों पास के कैफे में गए, जहां यूनसू ने पहली बार मिनजून के लिए गाना गाया था। कैफे अब भी वैसा ही था, बस लोग नए थे। यूनसू ने पूछा, यहां कुछ बदला नहीं बे? मिनजून बोला, तेरे बिना सब सुना था। उन्होंने कॉफी मंगाई, वही पुराना फ्लेवर, हेजलनट। यूनसू बोली, आज फिर से शुरू करते हैं, एक कॉफी, एक दिल और तू। मिनजून ने हां में सिर हिलाया। बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई। यूनसू ने कहा, यह बारिश हमारी कहानी की तरह है, अचानक आती है, सब भीगा देती है, पर ठंडी लगती है। मिनजून बोला, और तू हमेशा छतरी लाना भूल जाती है। दोनों भीगते हुए सड़क पर चलने लगे, हंसते हुए जैसे पुराने दिनों में लौट आए हों। लेकिन यूनसू के मन में एक सवाल अब भी था, कहीं ये साथ फिर टूट ना जाए। वो सोच रही थी, क्या मिनजून इस बार वाकई बदला है? मिनजून उसके साथ था, पर यूनसू की आंखों में अब भी हल्का डर था। प्यार लौट आया था, पर भरोसा अभी बनना बाकी था। उसने मन में सोचा, अब चाहे जो हो, मैं इस बार हार नहीं मानूंगी। फिर मुस्कुराई, मिनजून का हाथ थामा और कहा, चल बे, कहानी अब शुरू होती है। 2 दिन बीत गए। यूनसू और मिनजून रोज मिलते थे, बातें करते, पुराने लम्हों पे हंसते, नए ख्वाब बुनते। यूनसू की मुस्कान वापस आ गई थी। वो सोचती थी, चलो बे, अब सब सेट है। पर किस्मत ने फिर बवाल काट दिया। उस दिन यूनसू अकेली कैफे में बैठी थी। मिनजून थोड़ा लेट था। तभी एक लड़की अंदर आई, लिपस्टिक चटक, चाल में टशन। सीधे यूनसू के पास आई और बोली, तुम यूनसू हो ना? यूनसू ने हां में सिर हिलाया। लड़की बोली, मैं सियोजिन हूं, मिनजून की मंगेतर। यूनसू का दिमाग घन घन आ गया, जैसे किसी ने कान में बम फोड़ा हो।
क्या बकवास कर रही है बे? यूनसू ने गुस्से से पूछा। सियोजिन बोली, हम 2 साल से साथ हैं, फैमिली ने तय किया था सब, पर फिर तू आ गई। यूनसू की आंखों में आंसू आने लगे, पर वो कमजोर नहीं पड़ी। उसने पूछा, मिनजून ने कभी बताया नहीं? सियोजिन बोली, नहीं बे, वो खुद भी कंफ्यूज है, तुझे छोड़ नहीं पा रहा, इसलिए मैं खुद आई उसे तेरा असली चेहरा दिखाने। उसी वक्त मिनजून अंदर आया, दोनों को साथ देख के रुक गया। क्या हो रहा है बे यहां? वो बोला। यूनसू उठ खड़ी हुई, उसकी आंखें लाल थीं। बोल बे, कौन है ये? मिनजून चुप खड़ा रहा, जैसे गूंगा हो गया हो। यूनसू फिर चीखी, क्या ये सच है? तू इसको लेकर सगाई करने वाला था? मिनजून बोला, हां, लेकिन तू वापस आ गई तो मैं सब भूल गया, मुझे नहीं पता था क्या करना है। सियोजिन बोली, तेरे जैसे लड़के पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा बे। यूनसू बोली, तू चुप रह, मैं उससे बात कर रही हूं। फिर वो मिनजून की तरफ देखी। सच सच बता, तू अब क्या चाहता है? मिनजून बोला, मैं तुझसे प्यार करता हूं यूनसू, पर मैंने सियोजिन से भी वादा किया था, अब मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। यूनसू बोली, तो तू किसी को कुछ नहीं देगा, क्योंकि मैं अब जा रही हूं। वो बाहर निकली, तेज बारिश हो रही थी, पर वो नहीं रुकी। उसका दिल टूटा नहीं था इस बार, वो मजबूत थी। चलते चलते उसने सोचा, प्यार सच्चा था, पर इंसान झूठा निकला बे। उस रात यूनसू वापस होटल गई, गीले बाल गीला दिल, लेकिन चेहरा शांत। अब वो टूट नहीं रही थी, अब वो सोच रही थी, मैं फिर से लड़ूंगी, पर अब खुद के लिए। सुबह की धूप कमरे में घुस आई थी, पर यूनसू की आंखें रात भर की जागी हुई थीं। उसने करवट बदली, सिर भारी था, दिल और भी ज्यादा। उठी, चेहरा धोया, आईने में खुद को देखा। थकान साफ दिख रही थी, पर अब आंसू नहीं थे। फोन चेक किया, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। मिनजून की तरफ से सब शांत था। उसने खुद से कहा, चल बे यूनसू, अब तू किसी के लिए नहीं रोएगी। कपड़े बदले, बाल बांधे और सीधे बाहर निकल गई। शहर की सड़कें पहले जैसी ही थीं, पर उसकी आंखों में अब कुछ बदल गया था। वो उसी पार्क पहुंची जहां कभी मिनजून ने उसके लिए गाना गाया था। बैठी, आंखें बंद की, यादें जैसे सामने नाचने लगीं। पहली मुलाकात, झगड़े, हंसी और वो आखिरी कैफे वाला सीन। एक आंसू गिरा, पर उसने पोंछ डाला। बोली, अब तेरे लिए नहीं बे, अब ये मेरी लड़ाई है। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत पास आई। बोली, बिटिया, उदास क्यों लग रही हो? यूनसू ने हल्की मुस्कान दी। बोली, बस जिंदगी थोड़ा सिखा रही है आंटी। आंटी ने कहा, जिससे प्यार करो उसे मजबूर मत बनाओ, और जो मजबूरी में हो उसे छोड़ दो। यूनसू ने सिर हिलाया, जैसे दिल ने भी हां कहा हो। अगले दिन यूनसू ने अपने ऑफिस में रिजाइन लेटर सबमिट कर दिया। बॉस चौंका, इतना अच्छा काम कर रही थी, अचानक क्यों? उसने जवाब दिया, अब कुछ नया करना है खुद के लिए। उसी शाम वो पैकिंग करने लगी। एक बैग, कुछ कपड़े, डायरी और खाली पासपोर्ट। उसकी आंखों में एक नया सपना पलने लगा था। वो अब कोरिया छोड़ने वाली थी। एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। टिकट लिया, जापान की तरफ। बोर्डिंग से पहले उसने आखिरी बार फोन देखा। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। वो मुस्कुराई, अच्छा किया बे, अब मैं सच में आजाद हूं। फ्लाइट में बैठते ही उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर पीछे छूट रहा था, पर बोझ भी वहीं गिरता जा रहा था। उधर मिनजून अपने कमरे में बैठा था, गिटार हाथ में था, पर सुर गायब थे। बार बार फोन देख रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सियोजिन भी चली गई थी। उसे भी अब समझ आ गया था कि जब किसी का दिल कहीं और हो तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं। मिनजून की आंखें भीग गईं। यूनसू, तू चली गई, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। फ्लाइट ने उड़ान भर ली थी। यूनसू ने अपनी डायरी खोली, लिखा, एक वक्त था जब मैं उसके लौटने का इंतजार करती थी, अब वक्त है खुद के लिए उड़ान भरने का। सीट पर सिर टिकाया, आंखें बंद की, और पहली बार चैन की नींद आई। प्यार अधूरा रहा, पर अब वो खुद को पूरा करने जा रही थी। टोक्यो की गलियां यूनसू के लिए नई थीं, लेकिन उसके कदम अब डरते नहीं थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चमकते साइन बोर्ड और अजनबी चेहरे, पर उसे अब किसी की पहचान की जरूरत नहीं थी। वो एक छोटी सी रूम लेकर रहने लगी, जॉब ढूंढने लगी और हर सुबह खुद को आईने में देखकर कहती,
तू हारी नहीं बे, तू बस नए खेल में आई है। दिन मेहनत में बीतते और रातें डायरी में उतरती। एक दिन जब वो पास की बेकरी से ब्रेड लेने गई, अचानक एक आवाज सुनाई दी। एक्सक्यूज मी, यू ड्रॉप्ड योर वॉलेट। उसने पलट कर देखा। एक कोरियन लड़का नीली जैकेट में, उसके हाथ में उसका पर्स। यूनसू ने मुस्कुराते हुए पर्स लिया और बोली, थैंक यू। लड़का बोला, तुम कोरियन हो? यूनसू ने सर हिलाया। हाँ, अभी कुछ दिन पहले आई हूं। लड़के ने हाथ बढ़ाया। हाय, मेरा नाम है जिनवू। यूनसू ने भी हाथ मिलाया। मैं यूनसू। जिनवू बोला, यहां रहना मुश्किल है, अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल करना। कार्ड पकड़ाया। किसी कोरियन रेस्टोरेंट का मैनेजर था वो। यूनसू ने कार्ड लिया। धन्यवाद कहा और चल दी। पर अंदर एक अजीब सी हलचल हो गई। बहुत टाइम बाद किसी अजनबी ने बिना कोई मतलब मदद की थी। दिल थोड़ा सा मुस्कुराया, पर दिमाग बोला, रुक जा बे, फिर से मत फिसल जाना। 2 दिन बाद यूनसू रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। सोचा बस एक बार मिलती हूं, शायद कोई काम मिल जाए। अंदर गई तो जिनवू उसे देखकर खुश हुआ। तुम आ गई, आओ बैठो। यूनसू बोली, कोई वेट्रेस की जॉब हो तो बताओ। जिनवू बोला, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर लगता है तुम मैनेजमेंट में भी चली जाओगी। यूनसू हंस दी, पहले एक टेबल संभाल लूं, फिर दुनिया संभालूंगी बे। उस दिन से यूनसू ने काम शुरू कर दिया। दिन भर भाग दौड़, ऑर्डर, क्लीनिंग और टिप्स। पर शाम को जब वो बाल खोलती, थकान के नीचे से एक सुकून झलकता। जिनवू कभी कभी चाय बना देता तो कभी कुछ किताबें दे देता। दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। यूनसू को लगने लगा था कि टोक्यो सिर्फ शहर नहीं, एक नई उम्मीद है। एक रात जब रेस्टोरेंट बंद हो गया, दोनों छत पर बैठकर कप नूडल्स खा रहे थे। जिनवू बोला, तुम बहुत अलग हो यूनसू, मैं ऐसे किसी से पहले कभी नहीं मिला। यूनसू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं टूटी हुई थी, अब खुद को जोड़ रही हूं। जिनवू ने उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ समझ गया हो, फिर कुछ नहीं बोला। उस रात यूनसू ने डायरी में लिखा, शायद दिल फिर से धड़कने लगा है, पर अब मैं अपने लिए जीऊंगी। अगर कोई साथ चले तो ठीक है, वरना अकेले भी मजा आएगा। बाहर बारिश हो रही थी, पर अब यूनसू को बारिश से डर नहीं लगता था। 1 नंबर सीन चालू होता है टोक्यो की गलियों से, जहां यूनसू अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी सेट कर रही थी। सुबह उठ के आईना देखती और खुद से कहती, आज का दिन तेरा है बे, हिम्मत दिखा। नई जगह, नया माहौल और उस पर जापानी लैंग्वेज, सब कुछ नया। पर बंदी डरी नहीं, भिड़ गई पूरी जान से। रेस्टोरेंट में नौकरी शुरू की, ग्राहकों को झुक के नमस्ते करती, ट्रे उठाती और टिप कमाती। हर रात जब थकी हारी घर लौटती, एक सुकून साथ लाती। अब किसी की राह नहीं देखनी, अब खुद के लिए जीना है। इसी भागदौड़ में जिनवू की एंट्री हुई, एक कोरियन छोकरा जो उसी रेस्टोरेंट में मैनेजर था। पहली मुलाकात में ही यूनसू का वॉलेट गिरा और वो बंदा वापस करने आया। एक्सक्यूज मी, आपका पर्स गिरा है। यूनसू देखती रह गई। लड़का शरीफ, बात करने में सलीका और आंखों में एक अलग सी गहराई। दोस्ती की शुरुआत हुई वहीं से। कार्ड पकड़ा, कहा कोई भी मदद चाहिए तो बोलना। यूनसू ने कार्ड तो ले लिया, पर सोचा अभी तो नया हूं बे, ज्यादा भाव मत खा। कुछ दिन बाद फिर मिली उससे, जब काम की तलाश में उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गई। जिनवू बोला, अरे तुम फिर? यूनसू ने पूछा, कोई जॉब है क्या? और जिनवू बोला, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर लगता है मैनेजर बना दूं। यूनसू ने हंसते हुए कहा, पहले बर्तन धो लूं, फिर बात करेंगे। और वहीं से दोनों की जुगलबंदी चालू हो गई। दिन भर काम, फिर छत पे बैठकर कप नूडल्स और बातें। एक दिन का सीन हिला देने वाला था। रेस्टोरेंट में एक कस्टमर से पानी गिर गया यूनसू के हाथ से। वो ताव में आ गया। ये कौन लड़की रखी है रे? यूनसू घबरा गई, पर जिनवू आया शेर बनके। सर माफ करिए, गलती हो गई, डेजर्ट फ्री। यूनसू का दिल बोला, लड़का दमदार है, तेरे लिए लड़ रहा है। उस दिन यूनसू ने पहली बार महसूस किया, कोई है जो उसे उसकी गलती के साथ भी अपना रहा है। रात को डायरी खोली, लिखा, आज किसी ने मेरी गलती को मेरा पर्सनैलिटी नहीं बनाया, बल्कि मुझे समझा। हर दिन के साथ दोनों करीब आते गए। किताबों की बात, म्यूजिक की चर्चा और खाने की खट्टी मीठी लड़ाई।
जिनवू कभी कभी चुप हो जाता, आंखों में उदासी उतरती, पर यून सू समझती थी जैसे उसका पास्ट अधूरा है वैसे ही उसका भी कुछ टूटा है। फिर एक दिन वो गायब हो गया। 3 दिन तक कोई खबर नहीं। यून सू का दिमाग घूम गया, कॉल पे कॉल, पर फोन साइलेंट। फिर लौटा, थका टूटा चेहरा, आंखें सूजी हुई। बोला, पापा नहीं रहे। यून सू कुछ नहीं बोली, बस उसका हाथ थाम लिया। दोनों छत पे बैठे चुपचाप, कोई ड्रामा नहीं, बस दिल की धड़कनों का शोर था। जिनवू बोला, जिनसे प्यार करते हो उन्हें वक्त पर बता देना चाहिए। यून सू बोली, मैंने भी नहीं कहा, और उसने चला गया। उस रात यून सू ने डायरी नहीं खोली। बोली, अब दिल की बातें लिखने की नहीं, जीने की जरूरत है बे। पहली बार उसे लगा, टूटी हुई चीजों से भी नई कहानी शुरू हो सकती है। अब जिनवू और यूनसू की जुगलबंदी क्या कहें, मस्त जम गई थी। हर दिन रेस्टोरेंट में साथ काम, रात को छत पर बैठकर नूडल्स और कुछ मीठी बातों का तड़का। पर उस दिन का माहौल कुछ अलग था। यूनसू सुबह से खोई खोई थी, बाल भी जैसे मन मार के बांधे थे, आंखों में थोड़ी उदासी थी, पर होंठों पर हिम्मत की मुस्कान। जिनवू ने नोटिस किया, पर कुछ कहा नहीं। समझ गया कि कुछ भारी है लड़की के दिल पे। काम खत्म होने के बाद छत पे दोनों बैठे थे। हवा चल रही थी, यूनसू की चुन्नी उड़ रही थी जैसे कोई पुरानी याद फिर से जिंदा हो गई हो। जिनवू बोला, आज कुछ चुप चुप सी हो, क्या बात है? यूनसू 1 सेकंड को रुकी, फिर बोली, आज उसका बर्थडे है। जिनवू समझ गया, वो यानी जो उसका पहला प्यार था, जो बिना अलविदा बोले चला गया था। जिनवू कुछ नहीं बोला, बस हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, समझता हूं बे, कोई बात नहीं। यूनसू बोली, पता है, कभी सोचा था आज के दिन वो मुझे फूल देगा, पर किस्मत ने कांटे दे दिए। पर आज तू है, और तूने आज पूरा दिन बिना कुछ बोले मेरा साथ दिया। ये मेरे लिए सब कुछ है। जिनवू की आंखों में नमी आ गई, पर छुपा गया। बोला, तू फूल की तरह ना सही, पर फाइटर है लड़की, और फाइटर को कभी कांटे डरा नहीं सकते। यूनसू हंस दी, पहली बार दिल से। वो बोली, तू ना बस ऐसे ही रहना, बिना शोर के मेरी आवाज बनके। फिर सीन आया जो पूरी फीलिंग्स का पटाखा था। जिनवू ने अपनी जेब से एक छोटी सी चॉकलेट निकाली, टूटी फूटी पैकिंग में। बोला, गिफ्ट नहीं दे सकता बड़ा, पर ये देख, जब भी तू उदास हो ना, इसे खा लेना, मिठास तुझे मेरी याद दिलाएगी। यूनसू ने वो चॉकलेट ऐसे पकड़ी जैसे दुनिया का सबसे कीमती तोहफा हो। बोली, बॉय, तू जानता नहीं, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए, क्योंकि इसमें तेरी सोच है। थोड़ी देर बाद यूनसू ने जिनवू की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक अपनापन था, गहरा, सच्चा, बेझिझक। बोली, जिनवू, क्या तू मुझे वैसी ही पसंद करता है जैसी मैं हूं, टूटी फूटी, थोड़ी पगली, थोड़ी खामोश? जिनवू ने मुस्कुराकर कहा, तू जैसी भी है मेरी सबसे बड़ी ताकत है बे। और एक बात बता दूं, तू अगर मेरे साथ है तो बाकी दुनिया की जरूरत ही नहीं। उस रात यूनसू ने डायरी नहीं खोली, ना ही कोई याद ताजा की। वो बस जिनवू के पास बैठी रही और पहली बार खुद से कहा, अब मैं पीछे नहीं देखूंगी। जो गया वो किस्सा था, जो है वो मेरा हिस्सा है। आसमान में चांद था, पर यूनसू की आंखों में जो चमक थी वो उससे भी ज्यादा दमक रही थी। और जिनवू, वो अब उसका हमसफर नहीं, बल्कि उसकी अधूरी कहानी का पूरा चैप्टर बन चुका था, बिना कहे, बिना मांगे, बस अपनेपन से। सीन कट, पर दिल में रच बस गया। अब यूनसू की दुनिया थोड़ी और रंगीन हो गई थी। जिनवू के साथ उसकी बॉन्डिंग ऐसी बन गई थी जैसे बिरयानी में सही मसाले, सब कुछ सेट। हर दिन रूटीन था, काम, बातें, छत पर बैठकर सपनों की बातें और हल्की मस्ती। पर उस दिन कुछ और ही प्लान था जिनवू के दिमाग में। वो सुबह से टाइट शर्ट, बालों में थोड़ा स्टाइल और हाथ में एक छोटा सा बॉक्स लेकर घूम रहा था। यूनसू को शक हो गया कि आज कुछ खिचड़ी पकने वाली है। शाम को काम के बाद जिनवू बोला, आज ऊपर मत जा, छत पे कुछ सेटिंग करनी है। यूनसू बोली, क्यों बे, तू कोई नया रेसिपी टेस्ट कर रहा है क्या? जिनवू बोला, बस तू टाइम पे आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगा। यूनसू मुस्कुरा दी, बोली, ठीक है बॉस, तेरा सस्पेंस देख लूंगी। घंटा भर बाद जब यूनसू छत पे पहुंची तो पूरा माहौल लाइटों से चमक रहा था। एक छोटा सा टेबल, 2 कुर्सियां,
कुछ गुलाब के फूल और एक पुराना स्पीकर जिसमें धीमे धीमे कोरियन लव सॉन्ग बज रहा था। यूनसू की आंखें फटी की फटी। बोली, क्या चल रहा है बे ये सब? जिनवू बोला, आज तेरे लिए एक खास दिन है और मुझे नहीं पता तू क्या सोचेगी, पर आज दिल खोल के कुछ बोलना चाहता हूं। यूनसू थोड़ा हिली पर बैठ गई। जिनवू उसके सामने बैठा और जेब से वो छोटा सा बॉक्स निकाला। खोला तो उसमें कोई रिंग नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा कागज था जिसमें लिखा था, विल यू स्टे विद मी इवन विदाउट अ लेबल। यूनसू हक्की बक्की बोली, क्या बोल रहा है तू? जिनवू बोला, मैं जानता हूं तू अब किसी वादा फादा में नहीं पड़ना चाहती, पर मैं बस इतना चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी रहे। नाम चाहे जो भी हो, रिश्ता चाहे जैसा भी हो। यूनसू कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तू जानता है ना, मैं टूट चुकी हूं एक बार, अब दोबारा खुद को समेटने की हिम्मत नहीं है। जिनवू बोला, इस बार अगर कुछ टूटा ना तो मैं खुद पहले बिखर जाऊंगा बे। तुझसे कुछ छीनने नहीं आया हूं, तुझे वो देने आया हूं जो तुझे अब तक किसी ने नहीं दिया, भरोसा, वक्त और बराबरी। यूनसू की आंखें भीग गईं, लेकिन वो मुस्कुराई। बोली, ये पहली बार है जब किसी ने मुझसे प्यार मांगा नहीं, बल्कि साथ ऑफर किया है। तू पागल है लेकिन दिल का बादशाह है रे। जिनवू बोला, तो समझूं तू साथ चलेगी बिना कोई टैग लगाए? यूनसू बोली, चलूंगी बे, क्योंकि तेरे साथ चलना हल्का लगता है, बोझ नहीं। उस रात पहली बार यूनसू को लगा कि उसे किसी से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। वो छत पे नाची, जिनवू के साथ चीप सी डांस स्टेप्स मारी और स्पीकर से निकलती बेसुरी बीट्स में भी सच्चा संगीत महसूस किया। फिर दोनों ने नूडल्स खाए, वही सस्ते वाले, लेकिन आज उसमें महक थी, क्योंकि उसमें दो दिलों की मिठास घुल चुकी थी। और जब रात गहराई तो यूनसू ने आसमान की तरफ देखा और बोली, अब मुझे तारे नहीं गिनने, क्योंकि अब मेरे पास वो है जो खुद रोशनी बन गया है। तो अब यूनसू और जिनवू का रिश्ता बिना किसी नाम के भी पूरा था। दोनों जैसे एक दूसरे की आदत बन गए थे। सुबह की चाय से लेकर रात के नूडल्स तक सब कुछ साथ होता था। जिनवू हर सुबह यूनसू के लिए उसके पसंदीदा फ्लावर ले आता, कोई महंगे नहीं, बस सड़क किनारे वाले छोटे छोटे पीले फूल। यूनसू उसे देखकर मुस्कुराती थी जैसे पहली बार देख रही हो। लेकिन एक दिन जिनवू ऑफिस से लौटा तो उसका मूड थोड़ा ढीला था। यूनसू ने पूछा, क्या हुआ बे, आज तेरी वो हंसी कहां गायब है? जिनवू ने कहा, एक ऑफर आया है, बहुत बड़ा, लेकिन सियोल में। यूनसू का चेहरा थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। बोली, सियोल मतलब तू जाएगा वहां? जिनवू बोला, ऑफर तगड़ा है, पर मैं तुझसे पूछे बिना कोई फैसला नहीं लूंगा। अब यूनसू दो हिस्सों में बंट गई थी। एक जो चाहती थी कि जिनवू अपने करियर की उड़ान भरे, और एक जो डरती थी कि कहीं ये दूरियां फिर से उसे अकेला न कर दें। उस रात दोनों छत पे बैठे थे, चुपचाप। जिनवू बोला, मैं कभी नहीं चाहता कि तू फिर से किसी के जाने से टूटे। अगर तू बोले तो मैं ये ऑफर छोड़ दूंगा। यूनसू बोली, पगले, अगर तू अपने सपनों से समझौता करेगा तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। जिनवू हैरान रह गया। यूनसू बोली, मैंने एक बार किसी को अपनी खुशी बना लिया था, और जब वो चला गया तो मेरी दुनिया उजड़ गई। लेकिन तू मेरा सहारा नहीं है बे, तू मेरा हिस्सा है, और अगर तू उड़ रहा है तो मैं नीचे से तालियां बजाऊंगी। जिनवू की आंखें भर आईं। बोला, तू तो कमाल है बे, तू कोई लड़की नहीं, तू मेरी ताकत है। अब दोनों ने मिलकर फैसला किया, जिनवू जाएगा, लेकिन उनका रिश्ता रुकेगा नहीं। कॉल्स होंगी, वीडियो चैट्स होंगी, और सबसे जरूरी, भरोसा होगा। अगले दिन जिनवू के जाने का दिन था। स्टेशन पर यूनसू उसे छोड़ने आई। जिनवू बोला, अगर कभी कुछ गलत लगे तो बिना सोचे बोल देना, मैं दौड़ा चला आऊंगा। यूनसू बोली, जा बे, अब तू हीरो लग रहा है, और हीरो को उड़ान से मत रोका कर। ट्रेन चली और यूनसू हाथ हिलाती रही जब तक ट्रेन नजर से गायब नहीं हुई। पर इस बार आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक लंबी सांस थी, जैसे किसी ने सीने से पत्थर हटा दिया हो। वो वापस अपने रेस्टोरेंट लौटी, काम में लगी रही और हर घंटे घड़ी देखती रही, कब जिनवू कॉल करेगा। शाम को फोन बजा, स्क्रीन पे नाम चमका, जिनवू। यूनसू ने कॉल उठाया और उधर से आवाज आई,
पहुंच गया बे, और तुझसे बात किए बिना कुछ अधूरा लग रहा था, यूनसू बोली। तो अब बोल ना, क्या मिस कर रहा है? जिनवू बोला। तेरी वो उलटी सुलटी बातें, तेरे ताने, और सबसे ज्यादा तेरा चुपचाप मेरी आंखों में देखना। और बस उस दिन यूनसू को समझ आ गया था, कभी कभी सच्चा प्यार वो नहीं होता जो पास रहे, बल्कि वो होता है जो दूर रहकर भी दिल में घर बनाए रखे। जिनवू को सियोल गए हुए 1 महीना हो चुका था। कॉल्स आ रही थीं, बातें हो रही थीं, पर दिल के अंदर कुछ कमी सी थी। यूनसू अब फिर से अकेली रहने की आदत डाल रही थी, पर इस बार वो कमजोर नहीं थी। उसने अपने रेस्टोरेंट में एक कोना बनाया था, जहां जिनवू की छोटी छोटी चीजें रखी थीं। उसकी पसंदीदा मग, उसका छोड़ा हुआ पुराना स्वेटर और कुछ हाथ से लिखे नोट्स। एक दिन यूनसू रेस्टोरेंट बंद करके लौट रही थी तो रास्ते में उसे वहीं पार्क दिखा, जहां वो और मिनजून पहले बैठा करते थे। कुछ देर को ठिठकी, फिर आगे बढ़ गई। अब अतीत उसका पीछा नहीं कर रहा था, वो खुद ही आगे निकल गई थी। लेकिन तभी अचानक फोन बजा। जिनवू की कॉल नहीं थी, हॉस्पिटल से थी। सामने वाले ने कहा, जिनवू एक्सीडेंट में घायल हुआ है, होश में है, पर हालत नाजुक है। यूनसू की सांस अटक गई। बिना कुछ सोचे वो अगली ट्रेन पकड़कर सियोल रवाना हो गई। दिल धड़क रहा था, आंखें नम थीं, पर मन में एक ही बात, कुछ नहीं होना चाहिए उसे बे, कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल पहुंची तो सामने जिनवू लेटा हुआ था, सिर पे पट्टी, हाथ में ड्रिप। लेकिन जैसे ही यूनसू को देखा, हल्की सी मुस्कान आई उसके चेहरे पे। बोला, पता था तू आएगी बे, तू कभी पीछा नहीं छोड़ती मेरा। यूनसू उसके पास जाकर बैठी और बोली, तेरा पीछा नहीं, तेरी जिंदगी छोड़ दी होती तो आज यहां ना होती। पागल है तू भी, सपनों के पीछे भागते भागते खुद को ही गिरा लिया। जिनवू बोला, तू है ना समेटने के लिए। यूनसू का हाथ थाम लिया उसने, और पहली बार एकदम खामोशी से दोनों की आंखों ने बातें की। डॉक्टर आया, बोला, अब खतरे से बाहर है, पर कुछ दिन रुकना पड़ेगा यहां। यूनसू बोली, तो क्या हुआ बे, तू जहां मैं वहां, अब छोड़ के नहीं जाऊंगी, जैसे तूने नहीं छोड़ा था मुझे उस वक्त। अगले 3 दिन यूनसू हॉस्पिटल में जिनवू के साथ रही। नर्स से लड़ना, डॉक्टर से बहस करना, और हर बार जिनवू को हंसा देना, यही उसका रूटीन बन गया। चौथे दिन जब जिनवू थोड़ा ठीक हुआ तो बोला, अब वापस मत जा यूनसू, सियोल में ही रुक जा मेरे साथ। यूनसू थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अब मैं खुद को किसी शहर से नहीं, तुझसे जोड़ चुकी हूं बे। तू जहां जाएगा मैं वहीं रहूंगी, पर एक शर्त है, तू अब गिरने से पहले मुझे पुकारेगा। जिनवू बोला, वादा रहा, अब तेरे बिना कुछ नहीं करूंगा। उस शाम हॉस्पिटल की बालकनी में दोनों बैठे थे, चाय के 2 कप और वो पुरानी सी हवा जिसमें अब एक नई खुशबू घुल चुकी थी। यूनसू ने जिनवू की तरफ देखा और बोली, अब डर नहीं लगता बे, अब अगर तू दूर भी हो गया कभी, तो भी मैं जानती हूं तू लौटेगा, क्योंकि अब तू वो नहीं जो गया था, तू वो है जो रह गया है। और उस दिन पहली बार यूनसू ने खुद से कहा, अब मेरा प्यार कभी ना लौटने वाला नहीं, अब वो है जो थामे रहेगा, चाहे कुछ भी हो। अब जिनवू ठीक हो चुका था, हॉस्पिटल की रील से निकलकर फिर से रियल दुनिया में लौट आया था। यूनसू अब उसके साथ सियोल में थी। छोटा सा फ्लैट, एक कोने में यूनसू का किचन और दूसरे कोने में जिनवू का लैपटॉप सेटअप। दोनों का दिन टाइम टेबल जैसा था, सुबह उठना, कॉफी बनाना, ऑफिस जाना, फिर रात को छत पर बैठकर बातें करना। लेकिन अब सब कुछ थोड़ा अलग था। अब डर नहीं था, अब भरोसा था। एक दिन यूनसू बोली, अब तो कुछ तय करना पड़ेगा बे, ऐसे नाम रहित रिश्ते कितने दिन चलाएंगे। जिनवू बोला, मतलब शादी। यूनसू बोली, शादी का नाम मत ले, डर लगता है मुझे उस शब्द से। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि अगर कल मैं बीमार पड़ जाऊं तो कौन मेरा फॉर्म भरेगा हॉस्पिटल में। जिनवू हंस पड़ा, बोला, तेरा हर फॉर्म मैं ही भरूंगा बे, चाहे तू बोले या ना बोले। पर यूनसू जानती थी कि जिंदगी सिर्फ लव स्टोरी नहीं होती, कभी कभी उसमें ठोकरें भी मिलती हैं। कुछ दिन बाद उसके पुराने रेस्टोरेंट से कॉल आया। उन्होंने उसका नाम फिर से बतौर हेड शेफ मांग लिया था। अब यूनसू के सामने 2 रास्ते थे, जिनवू के साथ सियोल में रहना या अपने पैशन को फिर से जीना। वो उलझ गई।
पर इस बार उसने फैसला खुद लिया, जिनवू से बिना छुपाए। रात को बोली, मुझे जाना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए, वापस वहीं जहां से तूने मुझे जीना सिखाया था। जिनवू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जा बे, तुझे रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तू लौटेगी। फर्क बस इतना होगा कि इस बार तुझे कोई वापस लाने नहीं आएगा, तू खुद लौटेगी, क्योंकि अब तू जानती है कि तेरा घर कहां है। यूनसू का दिल भारी था, पर आंखें साफ। उसने पैकिंग की। जिनवू ने उसके बैग में एक छोटा सा नोट डाला, तेरे बिना ये कमरा अधूरा लगेगा, पर तुझमें मेरी दुनिया पूरी है। यूनसू मुस्कुराई, बोली, अब की बार जब मिलेंगे तो कोई टैग नहीं हटेगा, इस बार नाम भी होगा, पहचान भी। वो लौट गई अपने पुराने शहर, अपने पुराने रेस्टोरेंट में। लेकिन अब वो पुरानी यूनसू नहीं थी। अब वो मुस्कुरा सकती थी, अब वो अपने दर्द को कहानी बना सकती थी। और हफ्ते भर बाद जब उसने पहली बार फिर से अपने हाथों से रेस्टोरेंट का मेन्यू लिखा, तो सबसे नीचे एक स्पेशल डिश डाली, जिनवू नूडल्स। कोई रेसिपी नहीं पूछता था, बस ऑर्डर करता था, और हर कोई उस स्वाद में कुछ अपना ढूंढ लेता था। उधर सियोल में जिनवू हर रात छत पे बैठता था, यूनसू की भेजी गई तस्वीरें देखता था और हर बार एक ही लाइन बोलता, तेरे लौटने तक मैं अपनी सांसें नहीं रोकूंगा, पर हर धड़कन तेरे नाम पे रखूंगा। 1 महीना बाद यूनसू लौटी, बिना बताए। फ्लैट का दरवाजा खोला और देखा, जिनवू वहीं बैठा था, उसी कुर्सी पर, उसी मग में कॉफी लिए। यूनसू बोली, अब और टेस्टिंग नहीं, अब जिंदगी पक चुकी है बे, चलो इसे परोस देते हैं। जिनवू उठा, उसकी तरफ देखा और पहली बार बोला, यूनसू आई लव यू। यूनसू बोली, तेरे मुंह से ये लाइन अब जाकर अच्छी लगी बे, चल अब आगे की कहानी साथ में लिखते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।